बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है एडवर्ड सेड चेरिश द मैंस करेज फॉरवर्ड टू इकबाल अहमद कन्फ्रंटिंग एम्पायर। ये एक नॉन फिक्शन का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। और आज की वीडियो में हम इस जो जो टॉपिक है नॉन फिक्शन का, इसको थॉरली डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन एडवर्ड सेड का। एडवर्ड सेड का पूरा नाम था एडवर्ड वेडी सेड, जो कि पैलेस्टीनियन अमेरिकन प्रोफेसर थे लिटरेचर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। वो पैदा पैलेस्टाइन में हुए थे और अमेरिका में उन्होंने एजुकेशन हासिल की थी और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे और एकेडमिक फील्ड जो था पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ का, उसके फाउंडर भी थे और इंग्लिश और कंपैरेटिव लिटरेचर के प्रोफेसर थे। एडवर्ड सेड पैदा हुए थे नवंबर 1 1935 यरूशलेम में और उनकी डेथ हुई थी सितंबर 25 2003 न्यूयॉर्क यूएसए में। एडवर्ड सेड जो थे वो एक इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी और कल्चरल क्रिटिक थे और मोस्ट जो वर्ल्ड के पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स थे उनमें से एक थे। और उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ का जो फील्ड है उसको भी फाउंड किया था। उनके जो नोटेबल वर्क्स थे उनमें द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक है 1983 में लिखा था। नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड लिटरेचर, रीड्स एंड डिकोलोनाइजेशन, ये एक ही वर्क का नेम है। 1988 में लिखा था। म्यूजिकल एलेबोरेशंस, ये 1991 में लिखा था उन्होंने। बेसिकली अगर हम किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना होता है, और अगर कोई राइटर का नेम आ जाए, कोई फिलोसोफर का नेम आ जाए, तो उसका इंट्रोडक्शन हमें लाजमी देना होता है। तो पहले हमने देखा एडवर्ड सेड का इंट्रोडक्शन, तो अब हम देखेंगे इकबाल अहमद का इंट्रोडक्शन। इकबाल अहमद 1930s में, 1933 या 34 में, ये कंफ्यूजिंग है, ये क्लियर नहीं हुआ, तो इसमें पैदा हुए थे और 1999 में इनकी डेथ हुई थी। इकबाल अहमद जो थे वो इरकी विलेज में पैदा हुए थे, इंडिया की गया डिस्ट्रिक्ट में, जो कि स्टेट ऑफ बिहार में है। और जब वो यंग थे, यानी कि जब वो यंग थे तो उनका जो फादर थे उनको मर्डर कर दिया गया था एक ज़मीन के झगड़े के ऊपर। उनके सामने ही एक हिंदू ग्रुप ने उनका कत्ल कर दिया था। और पार्टीशन के वक्त, इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन, इंडिपेंडेंस के वक्त, जो इकबाल अहमद थे उन्होंने अपने भाई के साथ पाकिस्तान हिजरत की थी और पाकिस्तान आ गए थे। इकबाल अहमद एक बोल्ड और ओरिजिनल एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, थ्योरिस्ट थे और उन्होंने जो मिलिटेंट इस्लाम था उसके ऊपर एक जो गैर मामूली पर्सपेक्टिव है वो दिया था। और जो कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में बात की थी, और जो यूएस की इन्वॉल्वमेंट थी, यूएस की दखल अंदाजी थी वियतनाम में, और जो जियो पॉलिटिक्स थी कोल्ड वार के दरमियान, उस पर भी बात की थी। और उनके कई लेक्चर्स जो है वो हमें मिल जाते हैं इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर। वो उनको अरेस्ट भी किया गया था क्योंकि वो एक एंटी वॉर इंस्टेंस रखते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि जो जंग है उसको हमेशा ख़त्म किया जाना चाहिए, जंग को कभी होने ही नहीं दिया जाना चाहिए। और वो उनका एक ख़्वाब था कि वो एक ड्रीम इस्टेब्लिश करें, एक इंस्टीट्यूट बनाएँ, उनका एक ड्रीम था, और कि इस्लामिक एजुकेशन जिसमें दी जाए वेस्टर्न एजुकेशन के साथ। और उनकी जो राइटिंग्स हैं वो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है पीस स्टडीज़ में, हिस्ट्री में, इस्लाम में, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अलावा भी बहुत से फील्ड्स हैं जिनके टॉपिक्स जो हैं वो जो राइटिंग्स हैं इकबाल अहमद की वो कवर करती हैं। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया इकबाल अहमद का और एडवर्ड सेड का। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक चूँकि एक फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड टू इकबाल अहमद कन्फ्रंटिंग एम्पायर, जो कि एडवर्ड सर्ट की तरफ से लिखा गया है। तो अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड क्या होता है। हमें फॉरवर्ड की समझ आएगी तो हम टॉपिक को भी जो है वो समझ पाएंगे। तो फॉरवर्ड जो है वो एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है जो कि किसी भी बुक की स्टार्ट में अपेयर होता है। यानी कि एक बुक है, उस बुक के शुरू में एक इंट्रोडक्शन टाइप का एक पेज दिया होता है। वो एक पेज पे भी कंसिस्ट कर सकता है, 2 या 3 पेज पर भी कंसिस्ट कर सकता है। तो फॉरवर्ड जो है वो किसी भी बुक की स्टार्ट में एक
इंट्रोडक्शन टाइप एक पेज होता है या पैराग्राफ होता है, जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है बुक के बारे में वो दी गई होती है। और ये जो फॉरवर्ड है, ये जो बुक का ऑथर है वो नहीं लिखता, बल्कि कोई और लिखता है, कोई और राइटर लिखता है या कोई और बंदा जो है वो लिखता है। बुक का ऑथर या बुक का राइटर नहीं लिखता। और ये जो फॉरवर्ड है, ये रीडर्स को ये बताता है कि अगर वो इस बुक को पढ़ेंगे तो उनको क्या बेनिफिट्स या क्या डिसएडवांटेजेस जो है वो फेस करने पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली फॉरवर्ड जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है या इंट्रोडक्टरी पेजेस होते हैं जो कि बुक के बारे में बताते हैं, और ये एक राइटर नहीं लिखता, बल्कि कोई और राइटर लिखता है, बुक का ऑथर नहीं लिखता। एडवर्ड सैड फॉरवर्ड टू इकबाल अहमद कन्फ्रंटिंग एम्पायर। एडवर्ड सैड का जो फॉरवर्ड है इकबाल अहमद की कन्फ्रंटिंग एम्पायर जो बुक है, वो एक थॉट प्रोवोकिंग इंट्रोडक्शन है जो कि इकबाल अहमद की करेज, स्कॉलरशिप और उनकी जो सोशल जस्टिस की तरफ जो कमिटमेंट है, उन उसको वो हाईलाइट करता है कि इकबाल अहमद जो है वो किस तरह के इंसान थे, उनकी करेज की किस टाइप की थी, वो उनकी किस तरह की जो स्कॉलरशिप थी, वो किस तरह से अपने लेक्चर्स डिलीवर करते थे, उनकी थॉट्स क्या थी, उनके आइडियाज़ क्या थे, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या थे सोशल जस्टिस से लेकर और दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड। तो एडवर्ड सैड ने ये फॉरवर्ड लिखा है इकबाल अहमद की जो बुक है कन्फ्रंटिंग एम्पायर, उसके स्टार्ट में। और कन्फ्रंटिंग एम्पायर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बुक है, और ये पब्लिश हुई थी 1 जुलाई 2000 में, और इसका जो जॉनर है वो नॉन फिक्शन है, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। और इस फॉरवर्ड को पढ़ने के बाद हमें बुक से रिलेटेड बहुत सी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। तो बेसिकली ये जो फॉरवर्ड है ये एडवर्ड सैड ने लिखा है, और एडवर्ड सैड की जो कॉन्वर्सेशन है डेविड बरसेमियन के साथ, उनका जो इंटरव्यू है उनकी कॉन्वर्सेशन के ऊपर बेस्ड है। अब इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि फॉरवर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है। एडवर्ड सैड की ये जो फॉरवर्ड है ये एक पावरफुल एंडोर्समेंट है इकबाल अहमद की स्कॉलरशिप की और इकबाल अहमद की एक्टिविज्म की, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, क्रिटिक थे, और उन्होंने किस किस तरह अपनी जो खिदमात थी वो अंजाम दी, इसके बारे में ये फॉरवर्ड लिखा गया है। सेकंड जो पॉइंट है वो है, जो फॉरवर्ड है वो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है इकबाल अहमद के तमाम वर्क्स की एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के अंदर, और जो सोशल जस्टिस मूवमेंट स्टार्ट की थी इकबाल अहमद ने, उनसे रिलेटेड। एडवर्ड सैड का ये जो फॉरवर्ड है ये एक हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट है, क्योंकि इकबाल अहमद और एडवर्ड सैड बहुत अच्छे दोस्त थे, कुलीग्स थे, और एडवर्ड सैड ने ट्रिब्यूट पेश किया है इकबाल अहमद को उनकी करेज से रिलेटेड और उनकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। एडवर्ड सैड जो हैं उन्होंने इकबाल अहमद की जो डेडिकेशन है सोशल जस्टिस की तरफ, और उनकी जो एफ़र्ट है, उनकी जो अनथक मेहनत है पीस को, इक्वालिटी को, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने की, उसको अंडरस्कोर किया है, उसको लिखा है इस फॉरवर्ड के अंदर। अब थोड़ा-सा देख लेते हैं एडवर्ड सैड की और इकबाल अहमद की फ्रेंडशिप के बारे में। एडवर्ड सैड ने इकबाल अहमद को कहा था, क्योंकि इकबाल अहमद की कोई इस तरह की एज़ सच कलेक्शन नहीं थी बुक्स की या वॉल्यूम्स की। तो एडवर्ड सैड ने कहा था इकबाल अहमद को कि अपने जो वर्ड्स हैं आपके, इनको आप ऐसे ही ना बखेरें, जिस तरह से आप लेक्चर देते हैं, आप इनको रिकॉर्ड कर लें और इनके वॉल्यूम्स पब्लिश करा लें, ताकि आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, वो उन लोगों तक भी पहुँचे जो लोग नहीं जानते, और उनको ये भी पता चले कि कितने आप गिफ्टेड पर्सन हैं और किस किस किस्म की आपकी इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है इस दुनिया में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इकबाल अहमद जो है इस काम से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, और ये जो विश थी एडवर्ड सैड की वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो जो कन्फ्रंटिंग एम्पायर है उसके अंदर जो इकबाल अहमद की जो थॉट्स हैं और उनके जो आइडियाज़ हैं वो एक बुक फॉर्म में हमें देखने को मिल जाते हैं। इकबाल अहमद को बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की गई थी एडवर्ड सैड की तरफ से, कि जो इकबाल अहमद थे वो एक श्रूडेस्ट पर्सन थे और एंटी इम्पीरियलिस्ट थे, यानी कि इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ थे एशिया और अफ्रीका के। और वो एक इनॉर्मस पर्सनैलिटी रखते थे, उनकी एक यूनिक पर्सनैलिटी थी और इनकरप्टेबल आइडियल्स थे उनके, यानी कि वो करप्टेड नहीं थे, बिल्कुल मुखलिस थे, खालिस थे और बिल्कुल सिंसियर थे अपने आइडियाज़ के साथ। और वो जो ऑप्रेस्ड जो लोग होते थे उनको हमेशा सपोर्ट करते थे, और उनके बिहाफ में जो मूवमेंट्स चलाई जाती थी उनको भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और उनमें हिस्सा लेते थे। इकबाल अहमद के पास बेशुमार नॉलेज था हिस्ट्री का और हर तरह के कॉन्सेप्ट्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अरब्स थे उनको अपने अरब नेशनलिज़्म की फ़ेलियर का अंदाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ इकबाल अहमद के वर्क से ही हुआ। इकबाल अहमद के वर्क से ही उनको अंदाज़ा हुआ कि उनका जो नेशनलिज़्म, अरब नेशनलिज़्म क्यों फ़ेल हो रहा है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं। और इकबाल अहमद एक रेयर थिंग थे, यानी कि
उनके जैसा अब तक कोई भी नहीं आ सका। उनके पास एक इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी थी और पावर थी। ये लिखा है एडवर्ड सैड ने अपनी बुक ऑथर ऑफ कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म में। अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स देख लेते हैं इस फॉरवर्ड के। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एडवर्ड सैड कहते हैं कि हालांकि मैंने कई घंटों गुजार दिए हैं इकबाल अहमद की तारीफ में और उसकी जो इतना उसका चरिस्मा है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसको सराहने में, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जो कि अभी भी कहना बाकी है इकबाल अहमद के लिए। और वो फिर रिकॉल करते हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत दफ़ा मुलाकात हुई एडवर्ड सैड की इकबाल अहमद के साथ शिकागो में, बेरूत में, न्यूयॉर्क में, तुनीसिया में, अमहर्स्ट में और भी बहुत सी जगहों पर उनकी मुलाकात हुई एडवर्ड सैड की इकबाल अहमद से। तो वो ये कहते हैं कि जितनी दफ़ा भी उनकी मुलाकात हुई इकबाल अहमद के साथ, वो हमेशा अपने आप को उन सोचों में गुम पाते हैं कि किस तरह से इकबाल अहमद की पर्सनैलिटी जो है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस चेंज होती रहती है। और वो उन जो उनकी पर्सनैलिटी जब चेंज होती है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फंडामेंटल, उनको वो अपनी पर्सनैलिटी में प्रिजर्व कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ट्रू फ्रेंड और कॉमरेड की तरह ही हमसे पेश आते हैं। यानी कि उनकी पर्सनैलिटी में किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं आती, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है और वो उस इम्प्रूवमेंट को अपनी पर्सनैलिटी में महफूज कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद है डेडिकेशन ऑफ द बुक बाय एडवर्ड सैड। एडवर्ड सैड जो हैं उन्होंने बुक पे डेडिकेट करते हैं वो इकबाल अहमद को, क्योंकि एडवर्ड सैड क्लोज फ्रेंड थे और इंटेलेक्चुअल थे, इकबाल अहमद के कोलीग थे। उन्होंने बुक जो है वो डेडिकेट की कल्चर और इम्पीरियलिज्म। वो उन्होंने इकबाल अहमद को ये बुक इसलिए डेडिकेट नहीं की कि उनकी पॉलिटिक्स थी या उनके जो थॉट्स थे या उनकी जो खिदमात थी, बल्कि उनकी एक्टिविटी ऑफ लाइफ कि वो हमेशा लाइफ में एक्टिव रहे हैं। उन्होंने कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। उन्होंने हमेशा जो मसाइल थे, जो इकोनॉमिक थे, जो सोशल, जो पॉलिटिकल, जिस किस्म के भी जो प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज थे, उनमें हमेशा वो एक्टिव रहे हैं। उन्होंने कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है इकबाल्स कंसेप्ट ऑफ अरब्स। अब इकबाल अहमद का क्या कॉन्सेप्ट था अरब के मामले में? उनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर था और मल्टी डायमेंशनल था। और उन्होंने कभी भी अरब नेशनलिज्म को नैरो बेस्ड नेशनलिज्म नहीं समझा और हमेशा जो नेशनल अरब नेशनलिज्म है उसको यूनिक समझा, क्योंकि अरब के नेशनलिज्म में किसी किस्म की बाउंड्रीज नहीं है। अरब के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो अरब ही कहलाते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से से हों। और वो अरब्स को इस तरह के लोग समझते हैं जिनकी अपनी एक शेयर्ड हिस्ट्री है, उनकी अपनी एक्सीलेंस है, उनकी स्ट्रगल है, जो कि उनके अंदर पैट्रियोटिज़्म पैदा करती है। और अकॉर्डिंग टू इकबाल अहमद के जो अरब हैं, उनके अंदर अपनी एक फीलिंग है यूनिकनेस की, यूनिटी की, उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनका अपना कल्चर है। तो इस तरह से जो अरब में जो भी रहता है, चाहे वो ज्यू हो या क्रिश्चियन हो या कुर्द हो, वो अरब ही कहलाता है। नेक्स्ट है इकबाल्स मोटो एंड इंटरेस्ट। अब इकबाल अहमद के क्या मोटो था और क्या इंटरेस्ट थी? इकबाल अहमद का मोटो था पेसिमिज्म ऑफ द इंटेलेक्ट, ऑप्टिमिज्म ऑफ द विल। यानी कि वो इंटेलेक्ट को पेसिमिस्टिक वे में देखते थे और जो उनकी विल पावर है उसको ऑप्टिमिस्टिक वे में देखते थे कि इंसान के पास अगर विल पावर है कि इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है, वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो अपनी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है। ये चीज़ इंसान के अपने हाथ में होती है। उनके इंटरेस्ट क्या थे? जो इकबाल अहमद थे वो हमेशा क्रिएटिविटी में इंटरेस्टेड थे, ना कि विंडिक्टिवनेस। विंडिक्टिवनेस होती है डिज़ायर फॉर रिवेंज, किसी से बदला लेना। और वो हमेशा ओरिजिनैलिटी ऑफ स्पिरिट में इंटरेस्टेड थे, यानी कि हमेशा एक जो इंसान है वो मुखलिस हो, सिंसियर हो, ओरिजिनल हो, उसमें किसी किस्म की जो फेकनेस है वो ना हो। और वो हमेशा मेथड में इंटरेस्टेड थे, ना कि सोशल या पॉलिटिकल रिफॉर्म में या रेडिकलिज्म में। और वो मोर इंटरेस्टेड थे काइंडनेस में, जनरॉसिटी में, और जो कंप्लीट एनालिसिस होता है चीज़ों का उसमें इंटरेस्टेड थे, ना कि जो टाइट नीटनेस ऑफ हिज फेलो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के जो रूल्स हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स होते हैं, उनको कोई रूल्स दिए जाते हैं, वो उनको स्ट्रिक्टली अप्लाई कर लेते हैं और ना ही उनके अंदर कोई किसी किस्म का कोई और एनालिसिस उनके माइंड में आता है, ना ही वो किसी और पर्सपेक्टिव को देखते हैं। तो इकबाल अहमद जो थे वो एनालिसिस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ना कि आपको रूल्स दिए जाएँ और उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो ये थे उनके मोटो एंड इंटरेस्ट। उसके बाद द टाइटल ऑफ बुक रेजिस डिब्रे। अब ये जो बुक थी ये लिखी गई थी इकोनॉमिक एंड हिस्टोरियन जावेद जब्बार की तरफ से। उन्होंने इकबाल अहमद को डेडिकेट की थी, जिसको बाद में टाइटल दिया गया था रेडिकल बट रॉन्ग का। तो इस बुक में क्या है, ये मैंने इस पे थोड़ा सा और एडिशन की थी अपने नोट्स में।
कि ये जो बुक है ये एग्ज़ामाइन करती है जो आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स थे इकबाल अहमद के। उसके अलावा जो इकबाल अहमद के व्यूज़ थे पॉलिटिक्स पे, सोसाइटी पे और जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर। इसके अलावा जो इकबाल अहमद के आइडियाज़ थे पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड और वेस्टर्न इंपीरियलिज़्म के खिलाफ क्रिटिक के ऊपर भी कंसिस्ट करते हैं इस बुक के कंटेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है इकबाल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इसराइली ज्यूज़। इसराइली यहूदियों के ख़िलाफ़ या उनके अकॉर्डिंग क्या है रवैया था इकबाल अहमद का। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सेड, आई वाज ऑलवेज मोर इम्प्रेस्ड एंड ऑफन स्टन्ड बाय द डेलिकेसी एंड सेंसिटिविटी ऑफ इकबाल एटीट्यूड टुवर्ड्स इसराइली ज्यूज़ के। जो इकबाल अहमद के जो व्यूज़ थे, इकबाल अहमद का जो एटीट्यूड था वो डेलिकेट था और सेंसिटिव था। यानी कि उन्होंने कभी ये नहीं कि पंगा ले लूँ इनसे या इनको बुरा भला कहूँ या फिर इनके खिलाफ एक जंग छेड़ दूँ मैं कि तुम लोग क्यों पैलेस्टीनियंस के खिलाफ इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तो इकबाल अहमद का जो व्यू था वो डेलिकेट था, सेंसिटिव था और वो आराम से और काइंडली बिहेव करते थे ज्यूज़ के साथ। और इस चीज़ को देखकर हमेशा एडवर्ड सैड को जो है वो शॉक लगता था, वो हमेशा इम्प्रेस होते थे कि किस तरह से इकबाल अहमद के जो व्यूज़ हैं वो इतने डेलिकेट और सेंसिटिव हैं। नेक्स्ट है इकबाल्स एनकाउंटर विद ज्यूइश लीडर। अब इकबाल अहमद जो है उनका एक दफ़ा इनकाउंटर हुआ, यानी कि मुलाकात हुई ज्यूइश लीडर में से 1987 में, जो कि कॉन्फ्रेंस थी इसराइली फ़लस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो इस पे उन्होंने लेक्चर दिया कि ये जो इसराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर जो 2 कम्युनिटीज़ हैं वो सफ़र कर रही हैं। 2 कम्युनिटीज़ को सफ़रिंग में डाल रहे हैं। ये जो पैलेस्टीनियंस और इसराइली हैं, हालाँकि इसराइल की ज़्यादा जो क्रुएल्टी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इकबाल अहमद ने कहा था कि इस तरह से 2 कम्युनिटीज़ सफ़र कर रही हैं तो इस तरह से एक पीसफुल रेज़ोल्यूशन होनी चाहिए। और उन्होंने कहा था कि जस्टिस और कोएग्जिस्टेंस के साथ इस मामले को हल किया जाना चाहिए। और उन्होंने बार-बार कहा था कि जितने भी जो लोग हैं या इसराइली हैं या जितने भी लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का और परसिक्यूशन का जो पेन है वो क्या होता है, क्योंकि पैलेस्टीनियंस को ज़ाहिर सी बात है डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि सबको पता होना चाहिए कि कितना दर्द होता है, कितना दुःख होता है जब किसी एक इंसान को उसके घर से निकाल कर कहीं और भेजा जाता है। और उन्होंने कहा था कि आप लोग एक सिक्योर स्टेट बिल्ड नहीं कर सकते दूसरे लोगों की इनसिक्योरिटी के ऊपर। और फिर उन्होंने कहा था पीस रिक्वायर्स करेज एंड पावर, कि जो पीस अगर आप अमन चाहते हैं तो आपके पास करेज और पावर होनी चाहिए। ये जो इनकाउंटर था ये रिफ्लेक्ट करता है इकबाल अहमद की जो कमिटमेंट थी कि वो जस्टिस से को हमेशा एडवोकेट करेंगे और इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को जितना ज़्यादा हो सके वो पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पैलेस्टाइन इज़ क्रूएलेस्ट। पैलेस्टाइन जो है वो एक थैंकलेस कॉज़ है, एडवर्ड साइड कहते हैं। और एक ऐसा कॉज़ है, एक ऐसा मसला है जिसके अंदर आप जितना ज़्यादा सर्व करेंगे आपको ऑप्रोब्रियम यानी कि हार्श क्रिटिसिज्म, अब्यूज़, बैड बिहेवियर और ऑस्ट्रेसिज्म यानी कि मार्जिनलाइजेशन, एक्सक्लूजन फ्रॉम अ ग्रुप, कि आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। कि अगर आप पैलेस्टीन के बारे में ट्रूली सर्व करेंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, आपको बुरा बिहेवियर फेस करना पड़ेगा, आपको मार्जिनलाइजेशन फेस करनी पड़ेगी। और इकबाल अहमद ने ये तमाम चीज़ें फेस की थी। पैलेस्टाइन जो है वो क्रूएलेस्ट है, मोस्ट डिफ़िकल्ट कॉज़ है, इसलिए नहीं कि वो अनजस्ट है बल्कि इसलिए कि वो जस्ट है और डेंजरस भी है, क्योंकि अगर उसके बारे में कंक्रीटली और ऑनेस्टली स्पीक किया जाए तो नतीजा वैसा ही होता है जैसा इकबाल अहमद के साथ हुआ। और इकबाल अहमद ने भी ट्रूली और ऑनेस्टली बोला, बात की पैलेस्टीन और इसराइली के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो अब कंक्लूडिंग पॉइंट्स में हम आ रहे हैं। रेंज एंड इफेक्ट्स ऑफ इकबाल्स वर्क, ये भी एक पॉइंट है नेक्स्ट। तो इकबाल अहमद की जो वर्क की रेंज है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखे हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं उनके। और उनकी जब वर्क्स को या लेक्चर्स को हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो वॉइस ऑफ होप है वो हमें एड्रेस कर रही है, वो हमसे बात कर रही है, ना कि वो हमें ऑर्डर कर रही है या लेक्चर कर रही है या फिर हमें जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रही है। और ये बात भी इसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है। इकबाल जो थे वो एक कंपेनियन थे, फेलो स्टूडेंट थे एडवर्ड सेड के और इन्वेस्टिगेटिव थे, इंक्वायरिंग पर्सनैलिटी थी उनकी। और वो कभी भी डॉगमैटिक नहीं थे, कभी भी अकायद परस्ती कभी भी नहीं करते थे। जो रिचुअल्स होते थे उनको कभी भी उन्होंने फॉलो नहीं किया, बल्कि जो मोरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स थे हमेशा उन्होंने उनको फॉलो किया। कंक्लूड कर लेते हैं इस टॉपिक को। ये जो एडवर्ड सेड का फॉरवर्ड है ये कुछ इन वर्ड्स के साथ कंक्लूड होता है जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे मिल्टन के बारे में, द वर्ल्ड हैज़ नीड ऑफ दी, कि दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन कि दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, इकबाल अहमद जैसे लोगों की ज़रूरत है। यहाँ पे ये जो फॉरवर्ड है ये ख़त्म हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है।